बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट। कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट पिछले लेक्चर में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके थे। एम्ब्रियो की जितनी भी डेवलपमेंट थी, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, उनके सारे स्टेज हम लोग कवर कर चुके थे। यानी वो सारी चीज़ें मौजूद थे। फॉर एग्जांपल इम्प्लांटेशन, गेस्ट्रुलेशन, न्यूरोलेशन, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब चूँकि कंट्रोल का डेवलपमेंट का चैप्टर हम लोग स्टार्ट किया है, तो डेवलपमेंट एम्ब्रियो के बारे में तो हम लोग पढ़ा। अब सवाल ये ज़हन में आता है कि ये डेवलपमेंट को कंट्रोल कौन करता है, ये डेवलपमेंट किस तरह हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम तो देखते हैं कि जो जैसे ही स्पर्म आ जाता है, ई को फर्टिलाइज़ करता है, तो जो सेल बनता है वो तो ज़ाइगोट सेल होता है। तो वही ज़ाइगोट सेल वक्त के साथ साथ जब वो वक्त गुजरता जाता है, तो इनके साथ साथ यही ज़ाइगोट सेल कहीं पे जाके स्टमक सेल बना रहा है, तो कहीं पे जाके फिंगर सेल्स, यही ज़ाइगोट सेल कहीं पे जाके नर्व सेल बना रहा है, कहीं पे जाके बोन सेल और कहीं पे जाके आई सेल। अब सेल तो यही ज़ाइगोट था, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे ही इनकी डेवलपमेंट होती रही, ये मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स में और बाद मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यू आर्गन में क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ साइंसदानों के लिए कुछ कन्फ्यूजिंग थी ये चीज़ें। तो इसलिए ये सवाल बहुत ही अहम था, ये किस तरह, यानी हाउ दिस हैपन, ये किस तरह हो जाता है ये सारी चीज़ें। क्योंकि अब इसके बारे में कई सारे रूल है, वो हम लोग पढ़ेंगे कि किस चीज़ किन कौन के पार्ट्स का, कौन कौन से चीज़ों का इनमें किरदार है, इनमें रोल होता है। ये क्वेश्चन भी ज़्यादा आता था लोगों के जहन में, वाई वन काइंड ऑफ सेल्स फॉर्म वन सेट और वन सॉर्ट ऑफ एंजाइम वाइल द अदर काइंड ऑफ सेल फॉर्म डिफरेंट एंजाइम। यानी क्यों एक किस्म के सेल्स एक किस्म के एंजाइम को बनाते हैं और जबकि दूसरे किस्म के सेल मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्टमक सेल है, जो हमारे मादे स्टमक मौजूद है, तो स्टमक सेल एक प्रोड्यूस करता है एक एंजाइम को, जो कि यूज़फुल होता है डाइजेशन ऑफ फूड, यानी खुराक की डाइजेशन के लिए यूज़फुल होता है। और अगर बात की फिंगर सेल की, तो फिंगर सेल दूसरी तरफ अगर देखा जाए फिंगर सेल को, तो फिंगर सेल प्रोड्यूस करता है एक एंजाइम को, जो कि क्या करता है, फिंगर नेल्स की केराटिन प्रोटीन बनाता है। फिंगर नेल्स की, या हमारे पाँव की जो टू नेल्स होते हैं या फिंगर नेल्स होते हैं, उनकी केराटिन प्रोटीन बनाता है। तो ये चीज़ें साइंसदानों के लिए कन्फ्यूजिंग थी। यहाँ पर स्टमक था, उसने एंजाइम प्रोड्यूस किया, ये एंजाइम डिफरेंट वर्क करता है, लेकिन ये जो फिंगर से ने एक एंजाइम प्रोड्यूस किया जो कि केराटिन प्रोटीन बनाता है फिंगर नेल्स की। तो इसीलिए क्योंकि वो समझते हैं कि ये सारी चीज़ें स्टमक सेल, फिंगर सेल, ज़ाइगोट से ही निकल के आए हैं सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ, तो इसलिए वो इन चीज़ों के लिए कुछ इनके माइंड में कन्फ्यूज़न था। अब इन सब के सवाल की एक बहुत ही इनके सारे के जवाबात तो जो थे, उनमें एक जो जवाब था वो बहुत ही क्या था, प्रोमिनेंट था, यानी वाज़ेह था। यानी पहली बात तो ये कि अगर इनमें से इन सेल्स में अगर न्यूक्लियस क्या हो, सेम हो, तो फिर शायद इन सेल्स में साइटोप्लाज्म क्या होगा, डिफरेंट होगा, चेंज होगा, और जिसके तुरंत के अंदर ये तब्दीली आ सकती है। फिर लोगों के जहन में ये सवाल है कि क्या साइटोप्लाज्म में इस तरह के चेंजेस या इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। तो अब ये चीज़ भी उनके लिए कन्फ्यूजिंग थी। तो इसीलिए इन सारे सवालों के लिए बस यही सेंटेंस जहन में रख ले, बोथ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नॉर्मल डेवलपमेंट। कि दोनों न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों क्या करते हैं, नॉर्मल डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। क्योंकि ये सेल है, हम लोग को पता है कि सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म होता है और ये अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, और डीएनए क्या होता है, जीन्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, कैरेक्टर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो न्यूक्लियस का जो फंक्शन था वो तो सबको नज़र आ रहा था, नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए साइटोप्लाज्म उनको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था लोगों को। न्यूक्लियस यहाँ पर क्या काम करता है, ये डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडिविजुअल की क्या करती है, कैरेक्टरिस्टिक खसूसियात को मालूम करती है, डिटरमाइन करती है। जबकि साइटोप्लाज्म का यहाँ पर जो काम है, तो वो क्या करता है, साइटोप्लाज्म सेलेक्टिवली टर्न ऑन सम जीन्स एंड स्विचेस ऑफ अदर। ये क्या करता है, ये सेलेक्टिवली पहले सेलेक्ट करता है, सेलेक्टिवली कुछ जीन्स को टर्न ऑन करता है और दूसरे को ऑफ करता है। तो इसके अकॉर्डिंग वो जीन वही काम कर, जिस जीन को वो टर्न ऑन करता है, यानी ऑन कर देता है, वो जीन जिस चीज़ का भी हो, चाहे वो कलर का हो या जिस चीज़ का भी हो, तो वो जीन वही काम कर देता है। लेकिन उस न्यूक्लियस में मौजूद जो जितने भी बाकी जीन होंगे उसको ऑफ कर देता है, इसलिए वो अपने काम नहीं कर सकता। इसके लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पर आगे आ रहा है, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन बस इतना याद रखें कि इनमें इन दोनों का बहुत बड़ा किरदार था डेवलपमेंट को कंट्रोल करने में। आप खबर पहले देखेंगे कि इसका क्या रूल है और इसका क्या रूल है। पहले देखते हैं न्यूक्लियस की, रूल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट, के डेवलपमेंट में न्यूक्लियस का क्या रोल है, डेवलपमेंट के अंदर न्यूक्लियस का क्या किरदार है, क्या रोल है। तो क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस। Importance of nucleus in development was expressed in unicellular algae।
ये सबसे पहले एक यूनिसेलुलर एल्गी है जो कि एक सेल से बना हुआ है। इसके अंदर ये एक्सप्रेस हुआ, ज़ाहिर हुआ न्यूक्लियस का डेवलपमेंट, इनका जो इम्पोर्टेंस है। ये क्या है, इनमें कौन सा आता है, एसेटाबुलेरिया। एसेटाबुलेरिया एक यूनिसेलुलर एल्गी है। इसकी लेंथ तकरीबन 2 से 3 इंच तक होती है एसेटाबुलेरिया की। और ये क्या होती है, इनहिबिट यूरोपियन सी वाटर। ये यूरोपियन सी वाटर में समंदर का जो पानी वहाँ पर वो रहता है। एसेटाबुलेरिया एक यूनिसेलुलर एल्गी है और 2 से 3 सेंटीमीटर तक इंच तक इनकी लेंथ होती है। तो उसने इसके ऊपर किस तरह का एक्सपेरिमेंट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल उनके दो किस्म के उन्होंने ये एल्गी लिए एसेटाबुलेरिया की। इनमें सबसे पहले कौन सा था, इनमें पहले था एसेटाबुलेरिया मेडिट्रेनिया और दूसरा था एसेटाबुलेरिया क्रेनुलेटा। अब ये जो था क्रेनुलेटा, इनका जो हेड था, जो कैप था, यानी उनका जो सर था वो इरेगुलर था। इरेगुलर, कोई ख़ास शेप उनका नहीं था। लेकिन जो मेडिट्रेनिया था, एसेटाबुलेरिया मेडिट्रेनिया, इनका जो हेड था, ये सर, ये कैप, ये अम्ब्रेला शेप था। छतरी की तरह जो अम्ब्रेला होती है उसी शक्ल का इनका ये कैप, ये हेड होता था। इसके बाद दोनों का स्टॉक था। इनके बाद ये भी स्टॉक, जो डंडा है ये भी स्टॉक, इनमें के अंदर भी स्टॉक मौजूद था। इनके बेस में, दोनों के बेस जो बुनियाद होते हैं, इनके बुनियाद बेस में जिसको हम लोग राइजाइड कह सकते हैं, यहाँ पर भी न्यूक्लियस मौजूद था, यहाँ पर भी न्यूक्लियस मौजूद था। अब हम लोगों ने इस न्यूक्लियस का फंक्शन देखना है कि ये किस तरह डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। तो उन्होंने क्या किया, साइंसदानों ने इस तरह किया कि दोनों जो स्पीशी थे, दोनों के हेड को उन्होंने क्या किया, जो इनका सर था, जो कैप था, टोपी, उनको रिमूव किया, कट किया दोनों का। यानी कैट या हेड्स आर रिमूव्ड एंड स्टॉक आर इंटरचेंज। और इनके जो स्टॉक थे, ये जो डंडे थे, ये इंटरचेंज किए। यानी इस वाले को यहाँ पर लगाया और इस जो ग्रीन वाला था इनको स्टॉक यहाँ पर रीड वाले के बेस में लगाया। अब वो ये देखना चाहते थे कि क्या स्टॉक के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेवलपमेंट होगा या बेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि बेस में तो न्यूक्लियस मौजूद थे। अगर बेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ तो इसका मतलब यह है कि डेवलपमेंट न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। अगर स्टॉक के मुताबिक जो डंडा है इसके मुताबिक यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट हुआ तो इसका मतलब यह है कि ये डेवलपमेंट ये स्टॉक कंट्रोल करता है। लेकिन रिज़ल्ट भी बिल्कुल इसी तरह ही निकला। उन्होंने देख लिया कि जिस तरह उनका बेस था, जो राइजाइड था, इनका जो बुनियाद था, इनका जो न्यूक्लियस था, इसके अकॉर्डिंग इनका जो ऊपर जो सर था, जो हेड या टोपी, वो इसी तरह डेवलपमेंट इनके अंदर आई। फॉर एग्जांपल ये जो राइजर था मेडिट्रेनिया एसेटाबुलेरिया का जो न्यूक्लियस था, ये मैंने इसको ग्रीन कलर से शो किया हुआ है, तो इसलिए इसका पहले भी इनका जो टोपी था, जो हेड था, वो भी अम्ब्रेला शक्ल की था। लेकिन फिर भी जब इनका स्टॉक इंटरचेंज किया, फिर भी इनका जब डेवलपमेंट इनके हेड के ऊपर, सर के अंदर डेवलपमेंट आया, वो भी अम्ब्रेला शक्ल का ही आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो न्यूक्लियस था इसी ने इनको कंट्रोल किया। इनका बेस भी ग्रीन, ऊपर कैप भी ग्रीन, क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इनको अलग अलग से रंग दिए हैं। यहाँ पर भी उसी तरह था, इनका बेस रीड था, तो इनका इरेगुलर शेप जो है, इनका जो हेड है वो भी इरेगुलर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर नमूदार हुआ। तो फिर उन्होंने क्या किया, ये कंक्लूजन निकाला। कौन सा कंक्लूजन उसने निकाला, इट वॉज फाउंड दैट, ये बात मालूम हुई दैट द न्यू कैप्स रीजनरेटेड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द बेस। यानी ये बात मालूम हुई कि जो नए कैप थे, नए इनके जो ऊपर टोपी थी, है सर था, वो रीजनरेट, दोबारा पैदा हुए, जनरेट हुए, किसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द बेस। इनके बेस में, बुनियाद में जिस टाइप का न्यूक्लियस मौजूद था, उसी टाइप के न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग इनके कैप्स क्या हुए, रीजनरेट, दोबारा क्या हुए, पैदा हुए, यानी बन गए। तो ये बात किया हुआ कंक्लूजन, ये नतीजा अखज़ हुआ, द न्यूक्लियस एक्सर्ट अ स्ट्रांग इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ए कैप थ्रू मैसेंजर आरएनए। कि न्यूक्लियस एक्सर्ट करता, लगाता था एक बहुत ही मजबूत इन्फ्लुएंस, किसके थ्रू, इस कैप और इस टोपी के डेवलपमेंट के लिए मैसेंजर आरएनए के ज़रिए से ये इन्फ्लुएंस इनकी तरफ एक सिग्नल, क्या एक असर भेजता था इनकी तरफ, ये सिग्नल मैसेंजर आरएनए के थ्रू। इसलिए इनके कैप पहले जिस तरह की थे उसी तरह हुए, इनके दरमियान के स्टॉक इनके ऊपर कोई असर ना पड़ा, इनके जो स्टॉक थे। तो ये था रूल ऑफ डेवलपमेंट, न्यूक्लियस का रूल था, रूल के न्यूक्लियस में, डेवलपमेंट में न्यूक्लियस का रोल किस तरह होता है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि साइटोप्लाज्म का न्यूक्लियर डेवलपमेंट में इनका किरदार किस तरह है। आप तो इनकी तरफ बढ़ते हैं। तो अच्छा जी, आप क्या है रूल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट के अंदर साइटोप्लाज्म का क्या किरदार है। तो इनके लिए भी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया साइंसदानों ने। उन्होंने क्या किया, जो मेंढक होता है फ्रॉग, उनका उन्होंने फर्टिलाइज जाइगोट लिया, जो फर्टिलाइज था जाइगोट उन्होंने लिया। फॉर एग्जांपल ये क्या है,
फर्टिलाइज फ्रॉग ज़ाइगोट है, ये क्या है, इनकी ये नॉर्मल है। ये उन्होंने एक तो नॉर्मल लिया, दूसरा एक्सपेरिमेंटल लिया, जिसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और किस तरह लिया, फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक ज़ाइगोट है कि इसका फ्रॉग का मेंढक है जो कि नॉर्मल है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ पर इनके अंदर मैंने ग्रीन कलर से शो किया हुआ है ये क्या है, ग्रे क्रेसेंट, यानी ग्रे कलर का एक क्रेसेंट मौजूद है। क्रेसेंट फॉर एग्जांपल जिस तरह का जो मून क्या होता है, इनका जो स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, वो क्रेसेंट का स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेता है। तो इसी तरह का ग्रे कलर का एक क्रेसेंट इनके अंदर दिखाई दे रहा था। ये ग्रे क्रेसेंट असल में क्या होते हैं, ये साइटोप्लाज्मिक डायरेक्टर होते हैं, साइटोप्लाज्मिक डायरेक्टर ऑफ सेल डेस्टिनी। ये साइटोप्लाज्म में मौजूद क्या होते हैं, एक ऐसे डायरेक्टर होते हैं जो कि सेल के जो ये ज़ाहिर करते सेल को एक खास डायरेक्शन, एक खास सिमत देते हैं कि सेल ने किस सिमत किस तरफ उन्होंने अपना सफ़र तय करना है। तो सेल के अपने आने वाले सफ़र के लिए, मकसद के लिए, जिस तरह उनका जो सफ़र होता है उसकी तरफ उनको सेल को एक खास डायरेक्शन देते हैं ये ग्रे क्रेसेंटा। तो डायरेक्शन किस तरह लेंगे, इससे मेरा क्या मतलब है, ये आप लोगों के एक्सपेरिमेंट से यहाँ पर वाज़ेह हो जाएगा। तो ये जब इनके अंदर जब नॉर्मल क्लीवेज हुई, इनके अंदर जो नॉर्मल डिवीज़न हुई, तो ये नॉर्मल डिवीज़न के थ्रू दोनों सेल्स के अंदर इक्वल अमाउंट में इक्वल ग्रे क्रेसेंट डिवाइड हुआ। जिस तरह इनके सेल्स डिवाइड हुए तो इसी तरह इनमें क्या हुआ, इनमें ग्रे क्रेसेंट भी डिवाइड हुआ। तो ग्रे क्रेसेंट डिवाइड बिटवीन सेल, दोनों सेल में डिवाइड हुआ। अब इन दोनों सेल ने क्या, जब डेवलपमेंट किया तो इनमें 2 नॉर्मल टेटपूल्स इनसे बने। एक टेटपूल था, दूसरा भी नॉर्मल टेटपूल्स था, कोई किस्म के चेंजेस नहीं थे, दोनों सेम थे। तो इससे ये बात वाज़ेह हुआ क्योंकि दोनों में ग्रे क्रेसेंट किया था, दोनों में इक्वली डिवाइड हुआ था, तो इसलिए 2 नॉर्मल टेटपूल हुए। तो इसलिए क्योंकि न्यूक्लियस तो दोनों में सेम था। अब जब ग्रे क्रेसेंट भी क्या हुआ, ये ग्रे क्रेसेंट साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। अच्छा, अब क्या है, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंटल उन्होंने एक और क्या लिया, ज़ाइगोट लिया। ये उनका एनिमल पोल होता है, नीचे वेजिटल पोल होता है। और इनमें ग्रीन कलर से शो किया है, ग्रीन कलर से ये ग्रे क्रेसेंट इनमें भी था। लेकिन उन्होंने थोड़ा इस तरह किया कि उन्होंने इसके अंदर चेंजेस किए, इस फर्टिलाइज ज़ाइगोट के अंदर। चेंजेस के दौरान जब ये इनकी डिवीज़न क्लीवेज होती रही तो इनमें यह हुआ कि इसके एक सेल्स के अंदर कंप्लीट ग्रे क्रेसेंट आया, दूसरे को कोई भी ग्रे क्रेसेंट ना मिला, यानी ये खाली रहा। यानी ग्रे क्रेसेंट इंटायरली इंक्लूड इन द लेफ़्ट सेल में मुकम्मल तौर पर वो इंक्लूड हुआ, अंदर चला गया, इसको ना मिला। जब इन दोनों सेल्स की आने वाले डेवलपमेंट के बाद इनकी जब रिज़ल्ट देखी गई तो जिस सेल्स में ग्रे क्रेसेंट मुकम्मल गया था वहाँ पर जो मौजूद था उनसे एक नॉर्मल टेटपूल बना। लेकिन जिस सेल्स के अंदर ग्रे क्रेसेंट मौजूद नहीं था उनसे क्या बना, एक इस तरह अनडिफ्रेंशिएटेड बॉल ऑफ सेल, एक बाल गेंद मिला, इस बाल शक्ल का सेल्स का बहुत सारे सेल इनके अंदर मौजूद है जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड थे, कोई ख़ास इनका स्ट्रक्चर नहीं था। तो उन्होंने इससे बात कंक्लूड किया कि क्या है, ये बात उन्होंने कंक्लूड किया कि ग्रे क्रेसेंट ही इनके बारे में, डेवलपमेंट के बारे में डिसाइड करता है न्यूक्लियस के साथ साथ। तो इसलिए इन्होंने ये नतीजा अहज़ किया, इट इज़ नोन दैट different cytoplasmic component contain different morphogenetic determinant that are responsible for cell differentiation। इन्होंने ये बात कंक्लूड किया कि मुख्तलिफ़ किस्म के साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में मौजूद जो अज्जा जो कंपोनेंट होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उन्होंने ये बात जाना कि इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट मौजूद होते हैं जो कि मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट पर मुश्तमिल होते हैं। मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं। ये ख़ास किस्म के मॉलिक्यूल है जो कि ब्लास्टोमर में मौजूद होते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में, और ये अमूमन मैसेंजर आरएनए या प्रोटीन हो सकते हैं। और ये मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल डिफ्रेंशिएशन के लिए, कि सेल को किस तरह उन्हें डिफ्रेंशिएट करना है, एक दूसरे से किस तरह उन्होंने मुखालिफ जाना है, किस तरह उनका अपना फंक्शन के अंदर भी डिफ्रेंशिएशन शो करना है। तो ये सारे सेल के फंक्शन के बारे में, डिफ्रेंशिएशन के बारे में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एस मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट की है। तो मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक जीन। ये मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट का जो असल काम है, ये कंट्रोल करते हैं ख़ास जीन की, स्पेसिफिक जीन की फंक्शनिंग को, इनके काम को, फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। इसलिए कुछ जीन को ऑन करते हैं, कुछ को ऑफ करते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, द फर्टिलाइज ईग ऑफ एक्सेडियम जो लोअर कॉर्डेट है, एक्सेडियम जो है ये मुश्तमिल होता है साइटोप्लाज्म ऑफ 4 डिफरेंट कलर। ये मुख्तलिफ़ किस्म के इनका साइटोप्लाज्म 4 किस्म के मुख्तलिफ़ कलर पर मुश्तमिल होता है। तो अच्छा, तो इनके 4 डिफरेंट कलर के साइटोप्लाज्म किस तरह होगा, जो कि क्या होता है, दैट आर सेग्रीगेटेड इनटू डिफरेंट ब्लास्टोमर, यानी जो कि
जो एसिडियन का जो कि एक लोअर कॉर्डेट है, इनका जो फर्टिलाइज एक है, इनमें 4 किस्म के साइटोप्लाज्म, इन 4 कलर का 4 कलर का क्या होता है, डिफरेंट कलर का साइटोप्लाज्म मौजूद है, जो कि मुख्तलिफ किस्म के ब्लास्टोमर में क्या होता है, सेग्रीगेट, मुख्तलिफ किस्म के ब्लास्टोमर में जो ब्लास्टोमर होते हैं। तो इसका साइटोप्लाज्म किस तरह होता है? फॉर एग्जांपल एक जो क्लियर साइटोप्लाज्म है, क्लियर साइटोप्लाज्म ये बात ध्यान में रख लीजिए, क्लियर साइटोप्लाज्म हमेशा प्रोड्यूस करता है लार्वल एपिडर्मिस। क्लियर जो साइटोप्लाज्म का जो पोर्शन क्लियर हो वही पोर्शन पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है लार्वल एपिडर्मिस। लार्वा का जो एपिडर्मिस होता है, जो येलो साइटोप्लाज्म होता है, इन साइटोप्लाज्म का वो पोर्शन जो कि येलो कलर का है, गिव राइज टू मसल सेल। वो मसल सेल्स में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, इन मसल सेल्स को पैदा करता है। जो ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म होता है, ग्रे कलर का वेजिटल साइटोप्लाज्म, वो गट में क्या होता है, गिव राइज टू गट। गट के अंदर क्या हो जाता है, ये गट बनाता है। गट क्या होता है, जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मुकम्मल क्या है, कैनाल है, ये गट, स्टमक, ये सारी चीज़ इनके अंदर आ जाती है। अच्छा, लास्ट में क्या है, ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म। ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म गिव राइज टू न्यूट्रोकार्ड इन न्यूरल प्लेट। ये केस में न्यूट्रोकार्ड और न्यूरल प्लेट में क्या होता है, ये चेंज हो जाता है, यानी इससे क्या बन जाता है, न्यूट्रोकार्ड और न्यूरल प्लेट बनाने में क्या होता है, ये हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल ये एक साइटोप्लाज्म है, तो समझाने के लिए मैंने डिफरेंट टाइप के रंग दिए हैं। ये इनके अंदर न्यूक्लियस है, ये मुकम्मल एक सेल है और ये मुख्तलिफ किस्म के साइटोप्लाज्म के पोर्शन में मौजूद है। तो इनमें जो मैंने यहाँ से रेड और ग्रीन कलर से शो किया है, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस के अंदर जीन है। अब जब ये सेल क्या करेगा, डिवीजन करेगा, क्लीवेज करेगा, तो जो वाज़ेह बात है ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, तो इनका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इस सेल के अंदर ग्रीन साइटोप्लाज्म आया और दूसरे सेल के अंदर रेड साइटोप्लाज्म मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट आया। अब यहाँ पर जीन तो क्या थे, मौजूद थे। अब ये क्या करेगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये आई सेल है, जो हमारी आंखों को बनाता है, आई सेल है। तो आई सेल इस तरह होगा क्योंकि इस न्यूक्लियस के अंदर तो और भी बहुत सारे जीन होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो ग्रीन कलर का जीन है, ये आई का क्या है, जीन है, और यहाँ पर साइटोप्लाज्म भी ग्रीन मौजूद है, यानी इस तरह सेम है। तो ये सिर्फ यही साइटोप्लाज्म इस ग्रीन जीन को ऑन करेगा, जबकि दूसरा जो रेड कलर से मैंने यहाँ पर ड्रा किया है समझाने के लिए, वो उसको ऑफ करेगा। तो इसीलिए ये जीन अपने फंक्शन को इन्हें क्या करेगा, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इनके फंक्शन वो सप्रेस हो जाएंगे, लेकिन ये जीन ऑन होगा, ये अपना फंक्शन क्या करेगा, सरअंजाम दे सकता है। तो इसलिए इस न्यूक्लियस का भी रोल होता है डेवलपमेंट में। जिस तरह के यहाँ पर जो रीड साइटोप्लाज्म है, ये रीड जीन को ऑन करेगा यहाँ पर, जबकि दूसरे जीन को ऑफ करेगा कि तुमने आगे जाके कोई फंक्शन नहीं करना है। तो इसलिए ये जीन चूँकि किडनी का था, तो इसलिए जब इनको सिग्नल यहाँ से मिला, जब इनको यहाँ से सिग्नल मिला तो ये जीन ऑन हुआ, ये जीन अपना फंक्शन करके ये किडनी का जीन था, किडनी बनाया। तो इसलिए न्यूक्लियस का भी रूल्स होता है, साइटोप्लाज्म का भी रूल्स होता है, किसके साथ साथ, न्यूक्लियस के साथ साथ। अब अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेलुलर डिटर्मिनेशन का मैकेनिज़्म क्या है। ये जो सेलुलर डिटर्मिनेशन होते हैं, इनका असल मैकेनिज़्म तरीक़ाकार क्या है, वो भी हम डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।